हेलो फ्रेंड्स, 9 जून 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, साइंस पेज पर पब्लिश हुआ है। न्यू स्टडी मेक्स कंट्रोवर्शियल वेदर पीकिंग आइडिया मोर रियलिस्टिक। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के बारे में। उससे किस तरीके से हम ग्लोबल क्लाइमेट कूलिंग को अचीव कर सकते हैं और उसके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल बात करता है कि वी कैन अचीव ग्लोबल क्लाइमेट कूलिंग और वी कैन टैकल द ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग और द ग्लोबल वार्मिंग बाई सर्टेन सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स। ठीक है, वो टेक्निक्स कौन सी हैं? ये मेनली 4 टेक्निक की बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन ये मेन टेक्निक है, ये होती क्या है। तो ये एक मेथड है जिसमें एरोसोल्स कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक्स होते हैं और उनको अगर क्लाउड्स में सीड किया जाए, क्लाउड्स में अगर उनको बिखेरा जाए तो वो क्लाउड्स के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एरोसोल्स जब अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्ट किए जाते हैं, आपका अर्थ का एनवायरनमेंट की लेयरिंग पता हो आपको, फिर ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोपोज, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोपोज। ठीक है, तो जो ओजोन है ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है, स्ट्रेटोपोज में रहती है। ठीक है, और इससे नीचे सारे क्लाउड इस रेंज के अंदर अंदर होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर तक। तो इससे ऊपर जो है एनवायरनमेंट बहुत ही थिन होता है, जो भी थिक एनवायरनमेंट है स्ट्रेटोस्फेयर तक होता है। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में, इस टॉप लेयर में ही ये जो एरोसोल्स का इंजेक्शन किया जाएगा, जो क्लाउड्स के ऊपर एक लेयर बना लेगा और जिसकी वजह से सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये देखिए इस तरीके से काम करेगा। जैसे ये क्लाउड्स हैं, ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ये इनमें हम एरोसोल इंजेक्शन कर देंगे। ये नॉर्मल क्लाउड्स हैं, ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स, ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में हम एरोसोल की इंजेक्शन कर देंगे। तो ये एरोसोल क्या करेंगे कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में और हेल्प करेंगे। एक तो नॉर्मली देखिए क्लाउड्स जो हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, काफ़ी मात्रा में क्लाउड्स ही सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को टैकल हम नहीं कर सकते। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करनी है तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो हम जो इमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रहे हैं, उसको एकदम जो रिक्वायर्ड लेवल है उस तक ले आएँ। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा पब्लिश किया था कि 2030 तक ही हम ग्लोबल वार्मिंग का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था उसको अचीव कर लेंगे। जो कि पहले प्रोजेक्शन की जा रही थी कि हमको ये 2100 तक, मतलब सन 2100 तक उसको हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट में रखना है। ठीक है, लेकिन अब क्या नया प्रोजेक्शन है कि 2030 तक ही हम उसको अचीव कर लेंगे। मतलब हम ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम उसको एक्सीड कर देंगे बाई 2030। तो ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को कम करके तो हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में फेल हो रहे हैं। दूसरा, हमें एंथ्रोपोजेनिक जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, उनको यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में एरोसोल्स को इंजेक्ट करेंगे। वो एरोसोल एक लेयर बना लेंगे इस तरीके से, फिर ये लेयर जो है ये आने वाली सनलाइट को स्ट्रेटोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट कर देगी, ये ट्रोपोस्फेयर में इनको आने ही नहीं देगी। ठीक है, तो कम सनलाइट आएगी तो कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। राइट, अब लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे इसका हमें लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे ये हमको नहीं पता कि 10, 20, 30 सालों में तो हमें पता है कि क्या हो सकता है, लेकिन आने वाले 100, 150, 200 सालों में इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो एक और बात है कि अगर एक कंट्री ने एरोसोल इंजेक्शन की टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो सारे कंट्री इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे कि जब क्लाइमेट कंट्रोल का यही एक बेटर तरीका है तो हम अपनी ग्रोथ को क्यों कम करें, हम क्यों ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकें, हम डायरेक्ट एरोसोल इंजेक्ट कर लेते हैं, सनलाइट को आने से ही रोक देंगे। ठीक है, अब देखिए सनलाइट कम हो जाएगी तो उसका और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सनलाइट कम होने से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, एक तो जो प्लांट ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ है, इसको ये अफेक्ट हो सकती है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्लाइमेट इंटरवेंशन टेक्निक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, मींस इंजेक्टिंग द रिफ्लेक्टिव एरोसोल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिफ्लेक्टिव नेचर के होते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये क्या होती है कि सी सॉल्ट को हम मरीन जो एरिया है ना, जो ओशन के ऊपर एरिया है, उसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं जिनको मरीन क्लाउड्स कहते हैं, ठीक है, उनके उसमें हम स्प्रे कर देते हैं। ये इसी के तरह का एक मेथड है जिसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग में जो क्लाउड्स होते हैं वो सी के ऊपर होते हैं, ओशन के ऊपर होते हैं, और उनमें ही सी सॉल्ट का स्प्रे कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये सी सॉल्ट भी रिफ्लेक्टिव नेचर का होता है तो ये भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर थर्ड है स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स। इसमें क्या होता है कि स्पेस में बहुत सारे मिरर्स हम प्लेस कर देंगे जो सनलाइट को अर्थ पर पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर चौथा है सिरस क्लाउड थिनिंग। ठीक है, देखिए सिरस क्लाउड थिनिंग से हम कैसे हेल्प करते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से। देखिए ये है अर्थ का सरफेस है। यहाँ पर सिरस क्लाउड्स इस लगभग 8 से 10 किलोमीटर हाइट पर होते हैं। इन सिरस क्लाउड्स की क्या खासियत होती है कि काफ़ी मोटे होते हैं। तो अर्थ से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है नाइट टाइम पर, ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं और जो नाइट टाइम पर जो रेडिएशन होता है उसको ये सिरस क्लाउड्स ट्रैप कर लेते हैं। तो हम इन सिरस क्लाउड्स को ही अगर पतला कर दें, इतना पतला कर दें कि ये इस रेडिएशन को ट्रैप ना कर पाएँ, और इस रेडिएशन को ट्रैप ना करने से जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस आपने देखा होगा जनरली कि एक ग्लास का हाउस होता है छोटा सा, जिसके अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या खासियत होती है कि ग्लास का बना होता है तो सनलाइट आ तो सकती है अंदर, रेडिएशन अंदर आ तो सकता है, लेकिन यहाँ से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, ठीक है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है यहाँ से बाहर निकल नहीं पाता इजीली, तो यहाँ पर हीट ट्रैप हो जाती है। तो इस हीट में प्लांट्स को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प होती है, ठीक है। तो सिरस क्लाउड थिनिंग से भी हम ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ठंडा कर सकते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसके कंसर्न्स क्या हैं, सोलर जियो इंजीनियरिंग के कंसर्न्स क्या हैं। सबसे पहला तो है कि एनवायरमेंटल रिस्क है, जैसे एसिड रेन हो सकती है, ठीक है, हमें नहीं पता लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हो सकता है ओजोन डिप्लीशन हो जाए, ठीक है। फिर है सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स आएंगे कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मान लीजिए कि अभी कोई क्लाउड इंडिया के ऊपर है, फिर वो क्लाउड चाइना के ऊपर चला जाए। अब चाइना उस क्लाउड में क्लाउड सीडिंग कर दे, अपने यहाँ पर बारिश वगैरह करा ले और जो उसको चाहिए वो करा ले, फिर वो क्लाउड्स इंडिया में आ जाए, इंडिया में ज़बरदस्ती बारिश कर दें, ठीक है। तो उसका आपस के एक दूसरे कंट्री पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो हमें नहीं पता है। फिर इसके अनइवन इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब क्लाउड तो देखो मूवेबल हैं, एक जगह तो होते नहीं है, तो उसका अनइवन इफेक्ट होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। जहाँ कूलिंग ज़्यादा चाहिए वहाँ तो कूलिंग कर रहा है, लेकिन जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पर क्लाउड आके ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अनइवन इफेक्ट होगा। फिर क्या हो सकता है कि गवर्नेंस चैलेंज हो सकता है कि कौन कंट्रोल करेगा कि कितनी जियो इंजीनियरिंग हमें यूज़ करनी है, ठीक है। ग्लोबल थर्मोस्टेट को कौन कंट्रोल करेगा। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के काम में आती है, टेम्परेचर को मतलब रेगुलेट करती है। फिर है मोरल हैजर्ड कि हम अर्जेंसी को देखते हुए हम एमिशंस तो कट नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको आड़े टेढ़े तरीक़ों से क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जब सीधा सीधा हमारे पास रास्ता है एमिशंस को कम करिए और जो एनवायरमेंटल के अनुकूल जो लाइफस्टाइल है उसको आप जिए, ठीक है। तो वो तो हम कर नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अपनी आदतों के ऊपर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जियो इंजीनियरिंग करके हम क्लाइमेट को कंट्रोल जरूर कर लेंगे। अब देखिए ग्लोबल कूलिंग सिर्फ एंथ्रोपोजेनिकली ही पॉसिबल नहीं है, कई सारे नेचुरल रीजन्स भी होते हैं जिनकी वजह से ग्लोबल कूलिंग हो सकती है, ठीक है। पास्ट में हुई भी है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन। अब देखिए ज्वालामुखी जब भी फूटता है तो बहुत सारी राख और सल्फर एरोसॉल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये क्लाउड्स में इवन जो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पर कई कई सालों तक स्टे कर जाते हैं, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जांपल 1991 में माउंट पिनाटुबो ने इतना गैस और सल्फर को रिलीज़ किया था कि जिसकी वजह से 1-2 साल के अंदर जो अर्थ है लगभग 0.5 डिग्री से ठंडी हो गई थी, ठीक है। काफ़ी होता है ग्लोबल कूलिंग, अगर 0.5 डिग्री कूलिंग हो जाए तो काफ़ी होता है, वहाँ पर इतनी ठंडी हो गई थी। फिर है लो सोलर एक्टिविटी। अब देखिए सन की एक साइकिल होती है, लगभग 11 साल की साइकिल होती है, जिस पर जो सोलर स्पॉट्स हैं, जो सन स्पॉट्स हैं, ठीक है, वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं। इनके बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। सन स्पॉट्स आर द पोलर रीजन ऑफ द सन, ठीक है। जब ये सन स्पॉट ज़्यादा होते हैं तो जो सन से है सोलर रेडिएशन कम निकलता है। जब रेडिएशन कम निकलेगा तो उसको बोलते हैं सोलर कूलिंग, ठीक है। तो अर्थ पर रेडिएशन कम आएगा तो अर्थ जो है कम गर्म होगी। 1645 से 1715 तक ये फिनोमेना देखा गया था, इसको बोलते हैं मॉन्डर मिनिमम, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है नेचुरल कॉज, और नेचुरल कॉज हो सकता है जैसे अर्थ का ऑर्बिटल चेंज, इसको बोलते हैं मेलानकोविक साइकिल्स, कि हज़ारों लाखों सालों के ऊपर जो अर्थ है वो अपना ऑर्बिट को चेंज करती है और अपने टिल्ट में इफेक्ट लेके आती है। जैसे आपको भी पता होगा अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री सेल्सियस 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब अर्थ जो है इस तरीके से इसको चेंज करती रहती है, कभी यहाँ पे एक्सिस हो जाएगी, कहीं यहाँ एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरीके ये जो होता है हज़ारों लाखों सालों के स्पैन में होता है, ठीक है। तो इस वजह से सन का जो ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसकी वजह से आइस एजेस आते हैं, ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट है। इसकी वजह से आइस एजेस आते हैं, पास में आई भी है। फिर है आइस अल्बिडो फीडबैक, मतलब जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस कैप्स होते हैं, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के जो फिनोमिना होता है उसको कहते हैं हम अल्बिडो इफेक्ट, ठीक है। तो मोर आइस मीन्स मोर सनलाइट रिफ्लेक्टेड मीन्स मोर कूलिंग। फिर है ओशन सर्कुलेशन शिफ्ट्स। अब देखिए ओशन सर्कुलेशन जो होता है, जैसे आपने अल नीनो पढ़ा होगा, ठीक है, अल नीनो, ठीक है, ये पढ़ा होगा।
ये क्या होता है कि कहीं ठंडा करता है, कहीं गर्म करता है। फिर एमॉक, एमॉक क्या है? अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशन है, ये तो आपका यूएसए मतलब अमेरिका वगैरह हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, तो ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। अब ये अटलांटिक ओशन में जो डीप वाटर है वो नीचे से उठ के यहाँ पर ऊपर आता है, फिर जो वार्म वाटर है वो यहाँ पर करंट, वार्म करंट होते होते ये नीचे जाती है, ठीक है। तो इस अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है और यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो जाए, उसकी वजह से बहुत सारा जो डस्ट है, ठीक है, डस्ट, ये एनवायरनमेंट में बहुत सारी डस्ट क्रिएट हो जाएगी, तो उसकी वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल कूलिंग हो सकती है। जैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन के टाइम पर जो चिक्सोलाब जो फिनोमेना हुआ था, चिक्सोलाब एक एस्टेरॉयड था, ये अर्थ में एंटर किया था, अर्थ से इम्पैक्ट किया था, तो इतनी डस्ट क्रिएट हो गई थी कि सैकड़ों हज़ारों सालों तक लोग जो सन की लाइट है उसको उसने ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो एक तरीके से आइस एज की सिचुएशन पैदा हो गई थी उस समय। नेक्स्ट आर्टिकल है जुडिशियल सेंसिटिविटी से रिलेटेड। देखिए, जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेंटिमेंट्स इज़ ए साइन ऑफ रिग्रेशन। ये आर्टिकल देखिए बेसिकली बात करता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19(1)(a) के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कोर्ट की क्या ड्यूटी है कि जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करे। पहले क्या देखा जाता था कि कोर्ट अगर फ्री स्पीच के ऊपर कोई केस होता था, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया और कोर्ट में कोई किसी ने याचिका दायर की, मान लो गवर्नमेंट ने याचिका दायर की कि इसने ऐसी बात बोली है जिससे देश की सिक्योरिटी को हार्म पहुँचता है, देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट जो एक 6 और 7 जो लिमिटेशन है आर्टिकल 19(1)(a) के लिए, जो लिमिटेशन है नॉर्मली, उनको ध्यान में रख के ही डिसीजन देती थी, ठीक है। जो जुडिशरी थी उनको ध्यान में रख के डिसीजन देती थी। लेकिन अभी क्या है ना, अभी ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी कोर्ट देखती है कि लोगों का सेंटिमेंट कहीं से हट तो नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं कि कहीं लोगों का सेंटिमेंट तो नहीं हट हो रहा, चाहे वो जो स्टेटमेंट पर्सन ने दी है, जो कुछ भी बोला है वो फंडामेंटली करेक्ट हो, लेकिन अगर उससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, सोशल हार्मनी अगर ख़राब हो रही है, तो भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है। तो चलिए मेन पॉइंट क्या है इस आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। कि आर्टिकल कहता है कि इंडियन कोर्ट्स आर नाउ मैनेजिंग नॉट डिफेंडिंग फ्री स्पीच, ठीक है। वो बस फ्री स्पीच को मैनेज कर रहे हैं, डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि फ्री स्पीच कितनी अलाउड है, कितनी नहीं अलाउड है। कोर्ट बस ये कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे कि इफ़ ए पर्सन हैज़ राइट टू फ्री स्पीच देन ही हैज़ द राइट टू स्पीच, ठीक है। सो ये क्या है स्टेंस, ये रिट्रीट करता है उनके पुराने स्टेंस से जो पहले कोर्ट का रहता था। नॉर्मली कोर्ट वर सपोज टू सेफ गार्ड द फ्री स्पीच, ठीक है। अब अगर कोर्ट फ्री स्पीच को सेफ गार्ड नहीं करेंगे, लोगों को बोलने की आज़ादी को सेफ गार्ड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इट विल टर्न द स्टेट इनटू टेरनी, ठीक है। स्टेट मनमर्जी चाहेगा कि कोर्ट को एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कोर्ट को किस तरीके से इन्विजन किया था, एज द काउंटर मेजोरिटेरियन बुलवार, जो मेजोरिटेरियन थॉट है, ठीक है। कहते हैं ना कि मेजोरिटेरियन रूल ही चलेगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेजोरिटेरियन रूल ही चलेगा, जो जनता ज़्यादा जनता चाहेगी वही होगा। तो कोर्ट एक तरीके से उसके अगेंस्ट एक बुलवार के तरीके से देखा गया था, ठीक है। कोर्ट की जो संकल्पना की थी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कहा था कि कोर्ट शुड बी सीन एज काउंटर मेजोरिटेरियन बुलवार ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो द जुडिशरी अभी क्या कर रही है कि अभी वो रिजेंबल करती है एन आर्बिटर ऑफ डेकोरम, कि समाज में किस तरीके से शांति बनी रहे, बस उसको मेंटेन करके रखने पर उसका ध्यान होता है। बाकी फंडामेंटली कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, उसको वो ध्यान नहीं करे। आर्टिकल कह रहा है, ठीक है, कि जब कोर्ट ऐसा करने लगते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल चीज़ों को इग्नोर करते हुए जब कोर्ट सेंटिमेंट्स के ऊपर डिसाइड करने लगते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मेजोरिटेरियन टेरनी क्रिएट होती है, ठीक है। तो व्हेन कोर्ट्स फोकस ऑन व्हाट वाज सेड रादर देन व्हाई द राइट टू से, ठीक है, रादर देन व्हाई, व्हेन कोर्ट्स फोकस ऑन व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया, जब कोर्ट इस पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि क्यों कहा गया, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेजोरिटेरियन टेरनी को सपोर्ट मिलता है। अब इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कमेंट किया, बोला कि मोदी इज़ ए कावर्ड, ठीक है, इस तरीके के स्टेटमेंट कुछ लोगों ने दिए कि मोदी इज़ ए कावर्ड बिकॉज ही सरेंडर्ड बिफोर प्रेशर ऑफ अमेरिका, उन्होंने सीज फायर कर लिया, ठीक है। अब किसी ने इसके अगेंस्ट FIR कर दी, कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो नेशनल सेंटीमेंट्स है उसके अगेंस्ट है, तो उसके अगेंस्ट जो इंक्वायरी के है उसका ऑर्डर दे दिया, उसको अलाउ कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों कहा उस पर्सन ने, ये नेशनल सेंटीमेंट्स क्या थे उस समय, ठीक है। कोर्ट को ये भी ध्यान देना चाहिए था कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे उसका कुछ तो मानना होगा। तो कोर्ट अगर सिर्फ इस बात पर जब फोकस करने लग जाते हैं कि क्या कहा गया है बजाय इसके कि क्यों किया गया है, तो इससे क्या होता है कि जो रिपब्लिक है दैट इज़ लेफ्ट वल्नरेबल टू ए न्यू टेरनी, दैट इज़ टेरनी ऑफ सेंटीमेंट्स
आउटरेज एंड द लोएस्ट टॉलरेंस डोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए इस समय ऐसा है कि अगर रिलीजियस जो बिलीव्स हैं, अगर उनकी समीक्षा के ऊपर अगर कोई बात करता है तो चाहे वो किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी रिलीजन के कंसर्न हो सकता है, अगर उनकी समीक्षा के ऊपर कोई बात करता है, उनके लॉजिकल बेसिस के ऊपर कोई अगर कमेंट करता है तो उसके अगेंस्ट मेजोरिटी इतना तगड़ा रिएक्शन, मेजोरिटेरियन रिएक्शन इतना सख्त आता है कि ऐसा लगता है कि मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट ही सब कुछ है। अभी जैसे एक केस हुआ है शर्मिष्ठा पनोली का, ठीक है, शर्मिष्ठा पनोली का। अब इससे पहले और भी कई सारे केस हुए हैं जिसमें जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, ठीक है, जो लॉजिकल सही नहीं है लेकिन लोग उनको फिर भी बिलीव करते हैं, उसके ऊपर कई सारे कमेंट्स हाल फिलहाल में किए गए, उसके चलते लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये क्या है कि ये मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि कोई पर्सन अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, बजाय इसके वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या बात कही गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A 24-year-old critical post on PM Modi after Operation Sindoor led to an FIR recently। ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि FIR सही है। उसने कहा कि इमोशंस मस्ट नॉट हर्ट शिफ्टिंग पावर फ्रॉम सिटीजन्स टू द स्टेट, ठीक है, अंडरमाइनिंग फ्री स्पीच। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि इमोशंस मस्ट नॉट बी हर्ट, ठीक है, इमोशंस जो नेशनल इमोशंस हैं उनको हर्ट नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी देखिए तमिल एक्टर है कमल हासन ने कहा है कि कन्नड़ इज एन ऑफशूट ऑफ तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी इसके अगेंस्ट जो कन्नड़ पीपल हैं उन्होंने काफ़ी आउटरेज दिखाया। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जांचे बिना कि क्या जो एक्टर का स्टेटमेंट है कि वो मैट करता है उस थ्रेशोल्ड को कि वो इंसाइटमेंट की कैटेगरी में आए या डिफेमेशन की कैटेगरी में आए या हेट की कैटेगरी में आए, ठीक है, उसको जांचे बिना कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उस एक्टर को कि आपको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो एक रोल था जुडिशरी का, जो बेसिक रोल था कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द राइट टू फ्री स्पीच, अब वो उससे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। द कोर्ट इज टर्निंग टू प्रोटेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, अब देखिए राइट टू फ्री स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज डेमोक्रेसीज थ्राइव ऑन डिसएग्रीमेंट, नॉट पोलाइट साइलेंस। पोलाइट साइलेंस तो कहाँ है? डिक्टेटरशिप में होती है। जो डिक्टेटर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि फ्री स्पीच होती है। जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, जो लीडर है उनके काम को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। तो यही तो डेमोक्रेसी की आत्मा है। फ्री स्पीच मीन्स एंड्योरिंग प्रोवोकेशन, नॉट अवॉइडिंग इट। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट्स डेमोक्रेटिक सोल, इंडिया मस्ट अपहोल्ड डिसेंट ओवर इंस्टीट्यूशनल प्राइड। जजेस आर गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कल्चरल गेटकीपर्स। तो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या थी? देखिए नोट करने वाली बात ये थी, आप ऐसे वगैरह में इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं और जीएस पेपर 2 में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि जो राइट टू फ्री स्पीच है दैट शुड बी गार्डेड इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट इज। ठीक है, फंडामेंटल जो है आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ठीक है, उन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि ग्लोबल, न कि नेशनल सेंटिमेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है। आर्टिकल तो कुछ और है, आर्टिकल है कन्नड़ा और तमिल डिस्प्यूट से रिलेटेड। रिसेंटली जो तमिल एक्टर हैं कमल हासन, उन्होंने कन्नड़ के अगेंस्ट, कन्नड़ लैंग्वेज के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंसाइटिंग स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है कि लैंग्वेज के ऊपर प्राइड रखना और अपने रीजन के ऊपर प्राइड रखना, इसका मतलब रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है ओवर नेशनलिज्म। तो इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि कन्नड़ और तमिल के रिलेशन के बारे में। तो इसमें नोट करने वाली एक बात है कि कन्नड़ और तमिल दोनों ही शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या होती हैं? ऐसी लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ऐसी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं अब तक। कौन सी हैं आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आइडिया होना चाहिए। हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्टेड शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे नेपाली देखिए है, अनएक्सपेक्टेड ही है नेपाली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कि आर्टिकल 343 to 351 डील विद लैंग्वेजेस प्रोविजंस। आर्टिकल 3441 प्रेस्क्राइब टू सेटअप ए कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। 8th शेड्यूल स्पेसिफिकली लिस्ट्स द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। प्रोसीजर क्या है किसी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डालने का? देयर इज़ नो फॉर्मल प्रोसीजर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट द प्रोसेस टिपिकली फॉलोज। अब तक जितनी लैंग्वेज को डाला गया है उसमें लगभग यही प्रोसेस हुआ है कि किसी स्टेट की कोई कम्युनिटी डिमांड करती है, फिर उस कम्युनिटी के डिमांड के ऊपर वो स्टेट एक कमेटी बनाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिमांड्स को एग्जामिन करती है, फिर पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देती है, तो वो उसको शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड कर लिया जाता है। बट दैट बिल अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि ये लैंग्वेज
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाएगी 8th शेड्यूल में, तो ऑब्वियसली दैट विल रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इसको पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट्स असर्ट। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है इसको इंक्लूड करने का, कि एक्सपर्ट्स ने जैसे बताया है ऑफिशियल क्राइटेरिया कोई नहीं है, ये क्राइटेरिया हैं। लिटरेरी हेरिटेज होना चाहिए, इसका यूज़ कितने लोग करते हैं, कितने स्पीकर्स हैं, ये देखा जाना चाहिए। डिमांड फ्रॉम सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड ऑफिशियल मटेरियल्स ये होना चाहिए। फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए। देखिए इम्पैक्ट क्या है, शेड्यूल लैंग्वेज होने का इम्पैक्ट क्या है, फ़ायदा क्या है? एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जब जैसे तमिल एक शेड्यूल लैंग्वेज है तो तमिलनाडु में तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। फिर इसको प्रमोशन मिलता है बाई साहित्य अकेडमी एंड अदर कल्चरल बॉडीज़। फिर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, डिक्शनरीज एंड ग्रामर बुक्स के लिए सपोर्ट मिलता है बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब हमने डिस्कस कर लिया शेड्यूल लैंग्वेज, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़, क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम। अब ये क्या होती हैं कि दीज लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड कल्चरली फाउंडेशनल एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इन शेपिंग इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इनको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। क्राइटेरिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लेड डाउन फोर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग ए लैंग्वेज एज क्लासिकल। क्या क्या है? सबसे पहले तो हाई एंटिक्विटी, मतलब एंटीक होनी चाहिए लैंग्वेज, मतलब लगभग 1500 से 2000 साल का उसका लगभग इतिहास होना चाहिए, आइदर इन अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड। ठीक, ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट कंसिडर्ड ए वैल्यूबल हेरिटेज। फिर है द लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और लैंग्वेज से डिवाइस की गई हो। क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अब प्रेजेंट पर कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? टोटल 6। कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। ठीक, लेटेस्ट उड़िया को ऐड किया गया था, ये याद रखना है। बेनिफिट्स क्या हैं? सिमिलर बेनिफिट्स जैसे ऊपर हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए शेड्यूल लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाला गया है, क्लासिकल लैंग्वेज में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका शेड्यूल नहीं है, बस ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। नंबर कितने टोटल? ये 22 हैं, ये 6 हैं। पर्पज़ क्या है? फॉर ऑफिशियल रिकॉग्निशन एंड यूसेज। क्लासिकल लैंग्वेज का पर्पज़ क्या है? फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई डिफाइंड नहीं है, इसमें 4 स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं। यूज इन गवर्नेंस, शेड्यूल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज को यूज़ करना जरूरी नहीं है। प्रमोशन, प्रोमोटेड थ्रू एजुकेशन, ट्रांसलेशन, यस। क्लासिकल लैंग्वेज में आर प्रमोटेड थ्रू रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन। So that's all for today. See you in next video. Thank you.